इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे। मित्रों, भारतीय शिक्षा बोर्ड की संस्कृत पाठ्य पुस्तकों की एक लंबी श्रृंखला तैयार हो चुकी है। इन पुस्तकों की विशेषताएं, इन पुस्तकों के बारे में लोगों का क्या विचार है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आचार्य लोग हैं, वो इन पुस्तकों को देख करके क्या प्रतिपुष्टि दे रहे हैं, इसके लिए हम कुछ श्रृंखला आयोजित कर रहे थे। उसमें एक हमारे संस्कृत समाज के महनीय विद्वान, लगभग 50 वर्षों से भी अधिक संस्कृत की सेवा में संलग्न, जिन्होंने फर्श से अर्श तक की यात्रा की है, ऐसे विद्वान मनीषी आचार्य डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका हम स्वागत करते हैं सर इस श्रृंखला में। संस्कृत जगत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस नाम से परिचित ना हो। हम लोगों ने जन्म के बाद जब संस्कृत भाषा का अध्ययन आरंभ किया, तब से एक वाणी प्रवाचकाः बलदेवानंद सागराः सुना, और हमने ही नहीं, हमारे पूर्व के जो एक परंपरा प्राप्त आचार्य हैं, उन सब ने आपकी वाणी सुनी है। आप राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं और वर्तमान में भी हमारे प्रधानमंत्री जी के मन की बात का प्रसारण आपकी ध्वनि में ही होता है। तो निरंतर अभी भी इतनी अवस्था के बाद भी संस्कृत की सेवा में निरत हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आप भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए हैं। आपका निरंतर हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। आपने बोर्ड की समस्त पुस्तकों को देखा है, जो ये पुस्तिकाएं तैयार हुई हैं कक्षा 1 से, उनको आपने देखा और पूज्य स्वामी जी के इस महनीय प्रयास की प्रशंसा भी की। और इसी परिचर्चा के विषय में आपसे संवाद हुआ तो आपने कहा कि ज़रूर हम इन पुस्तिकाओं को देखने के पश्चात जो मनोभाव हैं वो ज़रूर आपसे साझा करेंगे। और उसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य जी उपलब्ध हैं। आचार्य, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके हाथ में अभी संस्कृत वेदिका पुस्तक है। हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि संस्कृत की सीरीज़ में प्रथम कक्षा से प्राथमिक स्तर के लिए प्रथम द्वितीय जो पुस्तकें हैं संस्कृत वेदिका, ये कक्षा 1-2 के लिए हैं। पुनः आगे के स्टेज में संस्कृत सुधा कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 के लिए संस्कृत सुधा की पुस्तकें हैं। और कक्षा 6, 7, 8 के लिए 3 भागों में संस्कृत प्रभा ये पुस्तक आप देख रहे हैं। कक्षा 9, 10 के लिए संस्कृत निधि प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग बोर्ड से प्रकाशित हैं। और इसी तरह 11वीं 12वीं के लिए संस्कृत कौस्तुभम ये पुस्तकें निर्धारित की गई हैं। कुछ प्रकाशित हो चुकी हैं और 11वीं 12वीं की शीघ्र प्रकाश्यमान हैं, वह भी 1-8 महीने के अंदर उपलब्ध हो जाएंगी। आचार्य, आपके पास जो पुस्तकें हैं अभी वर्तमान में, हम उनके बारे में चर्चा करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। आपने इन पुस्तकों को भली भांति देखा है, इन बन रही थी तब भी आपने अपना मार्गदर्शन दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये पुस्तकें बच्चों के लिए कितनी उपयोगी हैं, सीखने में कितनी मदद कर रही हैं, भाषाई स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, नैतिक स्तर पर, और भारतीय मूल की हम बात करते हैं तो संस्कृत तो भारतीय मूल कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं से आरंभ ही होता है। तो आपसे हम निवेदन करते हैं, आप अपने उद्गार बताएं। धन्यवाद आचार्य वेद प्रकाश मिश्र जी। मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड का अनेक प्रकार से हार्दिक अभिनंदन कहना चाहता हूँ कि शिक्षा का जो मूल मंत्र है उसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं स्वामी जी। अभी आप जैसे मेरा परिचय दे रहे थे तो मुझे कविंद्र रविंद्र याद आ रहे थे, रविंद्रनाथ ठाकुर जी। आपने उनके बारे में सुना है कि उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की जी। और उन्होंने उस समय जब ब्रिटिश शासन था तो भारतीय शिक्षा
कैसे दी जाए और उसका मूल क्या है, उसको प्रतिष्ठापित करने के लिए या पुनरुद्धृत करने के लिए, उसका पुनरुद्धार करने के लिए प्रयास किया और शांति निकेतन की स्थापना की। ये आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं जी। तो मैं प्रशंसा नहीं, मैं वस्तु स्थिति सामने रखना चाहूँगा। मैं चूँकि इस महनीय कार्य में काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे अवसर मिला था 2016 में, जब मैं पतंजलि योग संस्थान के साथ वहाँ जाकर व्यक्तिगत रूप से कई महीनों तक मैंने जो गुरुकुल के शिष्याओं हैं उनको अध्यापन कार्य से भी उनके साथ में अपना संप्रेषण किया था। तो एक बहुत महनीय कार्य है शिक्षा का। और हमारे यहाँ तो जो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, तो गुणकर्म विभागशः, गुणकर्म विभागशः, 4 आश्रम है, 4 वर्ण है, 4 अवस्था है। तो इस तरह से जो वैज्ञानिक विभाजन किया गया है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा मिलनी चाहिए। तो वो शिक्षा अगर व्यावहारिक हो, पुस्तक वाली तो ठीक है, वो तो ज़रूरी है, लेकिन जीना, तो वो शिक्षा का हमारा मुख्य उद्देश्य है। और उस लक्ष्य में ये जो संस्कृत वेदिका, संस्कृत प्रभा, संस्कृत सुधा, संस्कृत निधि, ये जो सीरीज़ आपने शुरू की है, वो एक तरह से प्रैक्टिकली वेरी मच यूज़फुल। और उसके पीछे जो प्रयास है उसकी मैं शब्द नहीं है मेरे पास कि कैसे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आज हम 2026, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम प्रज्ञा, उसका इतना प्रचार है, सब कुछ बन रहा है, चलचित्र सिनेमा में इतना कार्य हो रहा है, तो कोई भी चीज़ बनाई जा सकती है। केवल निर्देश आप कर दीजिए, वोकल आदेश दे दीजिए कंप्यूटर को और चीज़ बन जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये हमको सुविधा दी है। उस समय जो प्राचीन जितनी पुस्तकें हैं, ठीक है अपनी जगह, उनकी अपनी उपयोगिता है, वो सिद्ध किया, हम लोगों ने उन्हीं पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है। लेकिन इन पाठ्य पुस्तकों में अधुनातन प्रविधि का प्रयोग किया गया है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये संस्कृत वेदिका प्रथम कक्षा में जैसे ये QR कोड है, आप देख रहे होंगे QR कोड, तो इसमें ऑडियो भी है, वीडियो भी है। यानी कि कक्षा में छात्र पढ़ता है, गुरुमुख से सुनता है तो है ही है, लेकिन उनकी गुरु की अनुपस्थिति में भी वो इन पाठों को बोल सकता है, इसकी हेल्प ले सकता है, इसके आधार पर अपना अभ्यास कर सकता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ये इसके साथ है। बाकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो विस्तार से तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इस तरह से एक एक पाठ। और जैसे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरी दोहती है, बेटी की बेटी, वो 6 साल की है और उससे वो गोवा में रहती है। तो उससे बात होती है, वीडियो से बात होती है, तो वो कर्सिव राइटिंग करती है, वो मुझे दिखाती है कि मैंने ये लिखा, मैं ये लिख रही हूँ। माध्यम तो अंग्रेजी है, हिंदी भी पढ़ाते हैं, संस्कृत का तो अभी उच्च कक्षाओं में होगा, लेकिन कर्सिव राइटिंग का महत्व वहाँ ज़्यादा है। और यहाँ जैसे कह वदती किम किम वदती द्वितीय पाठ है, तो उसमें अम्बा वदती आशु वदती, इतना बालक पढ़ने के बाद कर्सिव राइटिंग के लिए अ है, आ है, तो ये एक तरह से इतना वैज्ञानिक है कि बालक पढ़ना भी सीखेगा, लिखना भी सीखेगा। और कोमल आयु में ये बहुत ज़रूरी है, यानी उच्चारण भी, लेखन भी और वाचन भी। तो इसका जितना भी मैं महत्व कहूँगा वो कम है। मैं चाहूँगा कि श्रोता और दर्शक स्वयं इन पुस्तकों को देखें और इससे परिचित हो और जाने कि कितना महत्व है इसका। इसमें सर एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि ये लिखने पढ़ने के साथ साथ गाने के लिए भी है जी, ये गीत के रूप में भी है। तो ये एक रैम हैं जिनको QR कोड स्कैन करके बच्चे सुन भी सकते हैं और सुन करके वो सहज सुनेंगे तो उनकी श्रवण शक्ति का भी संवर्धन होगा, पढ़ने से पठन का और लिखने से लेखन का, और इन तीनों प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद भाषण स्वतः होने लगेगा। बिल्कुल। तो इस दृष्टि से ये विकसित की गई हैं। साथ ही ये जो QR कोड हैं इनमें गेम भी बनाए गए हैं। खेल खेल में सीख सकें। तो बच्चे चूँकि बच्चे खेल भी सकते हैं। हाँ, और वो खेल करके अभ्यास करेंगे तो पाठ की जो चीज़ें हैं जो हम सिखाना चाहते हैं उन्हें, वो खेल खेल में भी सीख पाएंगे, ऐसा आया है। और
इस पुस्तक को मैंने सद्य देखा है तो मुझे एक विचार और मस्तिष्क में आया है जी। कि आज माता पिता को, अभिभावक को, गार्जियंस लोगों को या समाज के जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनकी एक शिकायत है कि बच्चे लगातार मोबाइल से चिपके रहते हैं, पढ़ने का कम हो गया है, होमवर्क का भी उतना नहीं है, मोबाइल में खेलते हैं या देखते हैं। तो ये एक सहज जो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है उसका एक प्लस कहिए या माइनस कहिए, ये पॉइंट है। लेकिन अब चूंकि पाठ्य पुस्तक में इसने अपने शामिल कर दिया है तो इसके द्वारा जो उनकी वो जो लत है, हाँ, दूसरी जगह प्रवृत्ति नहीं होगी और रचनात्मक पॉजिटिव अप्रोच के लिए बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, वो उसमें प्रवृत्त हो पाएंगे। और मेरे ख्याल से और किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय या पुस्तक पब्लिकेशन संस्थान है उनका इस तरह का प्रयास अभी तक तो मैंने नहीं प्रयास देखा। नहीं है। लोग ऐसा प्रयास करें, ये अपेक्षा की जाती है, तो उनके लिए एक फ्रेंडली होगा। बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद एक एक पाठ के बाद जैसे आरंभ में किया है, उसके बाद चूँकि संस्कृत है, संस्कृत का अपना विशेष महत्व है। आप सब श्रोता लोग, दर्शक लोग जानते होंगे कि किस प्रकार से बालक गिनती सीखता है, 1 2 3 4 या एकम द्वे त्रीणी इत्यादि। और उसके बाद पहाड़े, 1 एकम 1 2 एकम 2, इस तरह से हम सीखते हैं। तो वो संस्कृत की भी अपनी शैली है और वो सब इसमें दिया हुआ है कि चूँकि संस्कृत एक वैज्ञानिक, गणितात्मक, अनुशासनात्मक भाषा है तो इसका अपना विशेश महत्व है। इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए ज़्यादातर अगर विद्यार्थियों को जो प्राचीन पद्धति या ब्रिटिशर्स लोगों ने जो इंट्रोड्यूस की है, मैकॉले की जो पद्धति है, तो उससे लोगों को कठिन लगता है। हम लोगों को भी, मैं तो गुरुकुल पद्धति से पढ़ा हूँ तो मैंने तो पाणिनि व्याकरण पढ़ा है। तो वो तो हमारी तो शैली दूसरी रही है कि याद खूब करना, उसके बाद लघु सिद्धांत कौमुदी और भाष्य भी पढ़ा है। लेकिन जो आम भाषाएं है वो उसमें केवल कर्सिव राइटिंग और पहाड़े और गिनती और थोड़ा ग्रामर, शुरू में तो ग्रामर बिल्कुल एक तरह से नहीं होता, वाक्य रचना भी बाद में होती है। लेकिन इन पुस्तकों में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और प्रारंभिक जितनी भी हमारी पुस्तकें हैं, ये प्रथम कक्षा से लेकर के और 5वीं तक का, इन पुस्तकों को व्याकरण इंक्लूडेड है, उनमें हैं, क्योंकि व्याकरण के भाषा तो उससे बंधी हुई है, उससे मुक्त नहीं हो सकती। लेकिन जो उसके पारिभाषिक शब्द हैं उससे मुक्त रखा गया है। उनको पारिभाषिक शब्दावली से मुक्त रख करके भाषा को सिखाने का जो एक प्रयास होना चाहिए वो किया गया है इसमें। इदं परमम आवश्यकम यतो हि मातृभाषया ये बालकाः पठन्ति तेषां कृते सरलं भवति। यदि संस्कृतं मातृभाषा अस्ति तर्हि तेषां कृते अपि सरलं भवति। परं मातृभाषा नास्ति इति कृत्वा अपि बालकाः पठन्ति चेत् तदपि अत्र सारल्यमस्ति। हाँ, सत्यं। हाँ, बहुत सरलता। पुनश्च प्रथमायां यदस्ति प्रथमपुस्तके तत्र चित्राधारितं वर्तते। एवं यथा कस्यचित् बालकस्य चित्रमस्ति, तत् चित्रे लिखति, तत्र लिखितमपि अस्ति, बालः लिखति इति पठित्वा पुनः चित्रं दृष्ट्वा सः स्वयमेव ज्ञास्यति यत् अस्य तात्पर्यं किमस्ति। तो चित्र बनाना भी बालक सीख जाएगा। चित्र निर्माण, कमल कैसे बनाना है, पुरुष की आकृति कैसे बनाना, साइकिल कैसे बनाना है, और उसमें कलर भरना भी, वो भी तो आपने इसमें दिया हुआ है। हाँ, कलरिंग का पूरा परिपूर्ण है। जो एक एजुकेशन सिस्टम में बच्चों की पुस्तकें कैसी होनी चाहिए कि वो पढ़ना भी सीखे, गाना भी सीखे, उच्चारण करना भी सीखे और चित्र बनाना सीखकर उसमें कलर भरना, रंगम योजना, रुचिपूर्वक उसमें वो कैसे प्रवृत्त हो सके, वो उसको एक खेल समझ ले या अपने दैनिक जीवन का अंग समझ करके पढ़ने में कैसे प्रवृत्त हो सके, वो इसमें प्रयास किया गया है। बालक की सहज रुचि होगी पढ़ने के प्रति, क्योंकि बच्चों को जब ये कहा जाए कि तुम्हें ये करना है, तब शायद मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसको लगेगा मुझे करना है, करूं या ना करूं। लेकिन बच्चे के अंदर ये इच्छा हो जाए कि मुझे ये करना है, मुझे कलर भरना है, मुझे पढ़ना है, मुझे गाना है, तो वो सहज हो जाएगा। शिक्षक के लिए भी हेल्पिंग होगा, मददगार होगा कि किस तरह से उनको आराम से बता सके।
और उसके लिए ये पुस्तकें बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही में सहायता देगी, ये सब मेरा विश्वास है जी। इन पुस्तकों में सर दो पार्ट रखे गए हैं, जो आपने अभी चर्चा की कि अष्टाध्यायी इत्यादि का आपने अध्ययन किया। मुख्यतः तो होता वही है जो हमारे मस्तिष्क में संरक्षित होता है। श्लोकों का जो स्मरणात्मक पक्ष होता है, अगर हम कुछ चीज़ याद करके रखते हैं, उदाहरण के लिए 20 का पहाड़ा याद है तभी 20 पंचे 100 हम बता सकते हैं कि अगर 20 20 5 होगा तो 100, नहीं याद होगा तो बता नहीं सकते। ऐसे ही भाषा का शब्दकोश जब तक मस्तिष्क में नहीं बन पाएगा और जितना ज़्यादा शब्दकोश होगा हम उतना अच्छा बोल पाएंगे, उतना सब कुछ व्यक्त कर पाएंगे। तो अच्छा शब्दकोश हो, इसके लिए आवश्यक है कि हमें अधिक से अधिक संस्कृत के शब्द, चाहे वो श्लोक के प्रारूप में हो या गद्य के प्रारूप में हो या गीत के प्रारूप में हो, हमारे मस्तिष्क में होने चाहिए। इसके लिए उन्हें याद रखना आवश्यक है और वो एक बार यदि हम स्मरण कर लेते हैं तो जीवन भर के लिए हो जाता है। और बाल्यावस्था वह अवस्था होती है जिस अवस्था में यदि कोई चीज़ फिट कर दी जाए, मस्तिष्क में एक बार संरक्षित कर दी जाए तो वो जीवन पर्यंत काम आती है, बाद में भूलती नहीं है। इसके लिए इसमें कुछ स्मरणात्मक अंश भी रखे गए हैं पाठ्य पुस्तक। मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। हाँ, ये स्मरणीय भागः है और इसमें जलम, जल के कितने पर्यायवाची शब्द अमरकोश में दिए गए हैं वो इसमें इस पाठ में स्मरणीय भाग में दिया गया है, पर्यायवाची शब्द। और इस प्रकार से और कई विभाग है जिसमें भारतीय ज्ञान निधि के अंश में भी इसके आगे देख सकते हैं जी। और उस ज्ञान निधि में एक संग्रह तैयार किया गया है जो वैदिक, पौराणिक, लौकिक और इसमें प्राकृत के भी हैं, बौद्ध के भी हैं। इसमें प्राकृत है, बुद्धम शरणम गच्छामि, हाँ, और गुरुवाणी भी 15वां नाम जपो और किरत करो, वंड छको, ये पंजाबी का भी दिया। यानी कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र के बाद कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं गुम समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। उपनिषद से आरंभ करके उसके बाद अभिवादनशीलस्य हमारा मतलब जो सुभाषित है और बाकी वेदो अखिलो धर्म मूलम, ये भारतीय ज्ञान निधि के शब्द है। बच्चा सीख लेगा, रुचि उसकी हो गई, याद कर लेगा और बचपन में जो याद किया है वो कच्चे घड़े को जैसे आकार दिया जाता है उस प्रकार से बालक के मस्तिष्क में जीवन भर तक ये श्लोक, सुभाषित, उपनिषद के मंत्र रहेंगे। ये बहुत ही भारतीय ज्ञान निधि। और ये प्रायः मैंने देखा है कि द्वितीय, तृतीय ये कक्षाओं में भी भारतीय ज्ञान निधि का आपने संकलन किया। पूरी सीरीज रखे हैं सर, पूरी सीरीज। प्रथम कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा पर्यंत एक भारतीय ज्ञान निधि की सीरीज है। वो उस ज्ञान निधि इसीलिए रखा गया कि वो उसको याद कर लें। वो याद कर लेंगे, वो एक पाथेय होगा, इसको कह सकते हैं ये जीवन पाथेय है जो जिंदगी भर काम आने वाली चीज़ होगी। मुझे एक श्लोक याद आ रहा है, हितोपदेश का है। हाँ, यन्नवे भाजने लग्न संस्कारो नान्यथा भवेत्। जी, हम लोगों ने तो हितोपदेश में ये पढ़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। यन्नवे भाजने लग्न, भाजन माने घड़ा, मिट्टी का घड़ा जो होता है, नवे माने नया, कुम्हार जब घड़ा बनाता है। यन्नवे भाजने लग्न संस्कार, वो जैसे उसको गोल बनाता है, नीचे से आकार देता है, उसके बाद उसका ऊपर का कंठ बनाता है कुम्हार। तो वो आकार देने के बाद फिर उसके बाद उसको आग में तपाया जाता है और वो पक्का हो जाता है। यन्नवे भाजने लग्न संस्कारो नान्यथा भवेत् कथाच्छलेन बालानाम संस्कार तदिह उपदिश्यते। विष्णु शर्मा जी कहते हैं। तो इसलिए बच्चों को कथा यानी कोई कहानी सुना के या कोई वाकया सुना के या कलर से, रंग से, गीत से ये जो संस्कार दिए जाते हैं वो शिक्षा का मूल मंत्र है, मूल माध्यम है। तो वो आपने इसमें इन पुस्तकों में बहुत अच्छी तरह से समाहित किया है। बहुत खुशी की बात है। चलिए, धन्यवाद सर। आपने अपने जीवन की यात्रा में इतने लंबे अनुभव में जो समाज को देखा, संस्कृत के उत्थान के लिए आपने बहुत सारे काम किए हैं। यहाँ पे उसकी चर्चा अगर करें तो ये सत्र कम हो जाएगा,
कि चाहे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हो, चाहे NCERT हो या वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग हो, सर्वत्र आपने संस्कृत के लिए कार्य किया है। संस्कृत का जो अपना भारतीय संविधान का अनुवाद है उसमें भी आपने योगदान दिया। तो समाज में संस्कृत को पढ़ाने का और पढ़ने पढ़ाने की जो विधियां हैं, प्रविधियां हैं, वो सब आपने देखा है और उसके आधार पे आप अगर ये कहते हैं कि ये एक अद्वितीय प्रयास है तो निश्चय ही बच्चों के लिए उसी प्रकार मेरा विश्वास है वेद प्रकाश जी, बच्चे तो बच्चे हैं, ये बड़ों के लिए भी बहुत उपयोगी है। कोई वो जो संस्कृत पढ़ना चाहता है जी, जो कि मेरा इतने वर्षों का अनुभव है, 75 शुरू होगा मेरा जून में जी, तो मैं न्यूज़ में था तो सहज रूप से सब परिचित होते थे, स्वर से तो परिचित थे, मिलते थे तो बात करते थे, तो सब जिज्ञासा करते थे हमें संस्कृत पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़े, क्योंकि हमें कठिन लगती है या कोई पढ़ाने वाला मिले जी। तो भाषा के रूप में वैसे तो ये हमारा प्राण है। भारत क्या है तो भारत संस्कृत है। भारत की पहचान हिमालय है, गंगा है। अगर गंगा नहीं है, हिमालय नहीं है तो भारत का कोई अस्तित्व नहीं है। विदेशों का अपना अपना सबका अस्तित्व है। तो इस तरह से संस्कृत है तो भारत है। तो इसीलिए संस्कृत भाषा के रूप में नहीं, हमारी अपनी अमूल्य निधि के रूप में, हमारी पहचान और प्राण के रूप में हमें सीखना है। परम तदर्थम अभ्यास अपेक्षते, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बिना अभ्यास के कोई भी भाषा सीखी नहीं जा सकती। भाषणात् भाषा कथ्यते, भाष्यते इति भाषा। अगर बोला जाए, हाँ। पढ़ा जाए, लिखा जाए, सुना जाए, गाया जाए तो है ही है, हाँ। लेकिन बोला जाए, हाँ। यदि संभाषण माध्यमेन वयम शिक्षा गृहिणीमः तरी सारल्यम भवति, सरल हो जाएगा। तो बोलचाल की भाषा के रूप में संस्कृत को आज तो एक संस्कृत भारती का इतना बड़ा अभियान शुरू हुआ है और उन्होंने बहुत प्रयास किया है। इस तरह से और अनेक संस्थाएं हैं, अपना भारतीय शिक्षा बोर्ड की ओर से भी इतना प्रयास हो रहा है। पूज्य स्वामी जी की ये अभिलाषा है कि हम कक्षा प्रथम से आरंभ इसीलिए कर रहे हैं कि देश का प्रत्येक बच्चा संस्कृत सीख सके, संस्कृत बोल सके, हाँ, संस्कृत समझ सके। बिल्कुल। क्योंकि अंग्रेजी हम जानते, क्योंकि अंग्रेजी का प्रचार है और अंग्रेजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए ब्रिटिशर्स लोगों ने बड़ा मनोमंथन किया था कि कैसे हम भारतीयों को अंग्रेजी सिखाए या उनको आंग्ल भाषा का दास बनाए, मानसिक दास। और इसलिए उनकी जो कूटनीति थी उसमें उन्होंने कई प्रयोग किए। उसका संस्कार आज तक है। भाषा की दृष्टि से अंग्रेजी का हमारा कोई विरोध नहीं है। भाषा तो सरस्वती का स्वरूप है, कोई भी भाषा, बिल्कुल बिल्कुल, अंग्रेजी हो, जर्मन हो, जापानी हो, हिंदी हो, लेकिन भारतीय भाषाएं और भारतीय बोलियां वो संस्कृत से अनुप्राणित है। बिल्कुल है। अगर संस्कृत है तो बाकी गुजराती है, कन्नड़ है, मराठी है, बंगला है, सारी भारतीय भाषाएं हैं। और बोलियां, बोलियों में भी चाहे वो मैथिली है, व्रज है, को संथाली है, तो उसमें भी संस्कृत के शब्द है। सिंधी भाषा है, हाँ। जैसे हम बोलते हैं सुष्ठु अस्ति, हाँ। ये बहुत अच्छा है, हाँ। तो सिंधी में बोलते हैं सुठो आहे, हाँ। आहे अस्ति, हाँ। सुठो सुष्ठु, सुष्ठु। गुजराती में सारू छे, हाँ। सरस छे, हाँ। तो वो सरसम अस्ति, हाँ। तो इस तरह से सभी भाषाओं में, बोलियों में संस्कृत का प्रभाव है भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से। लेकिन चूंकि इतनी पूर्णता है तो सहज में सीखना मुश्किल है, तो इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। और अंग्रेजी का पूरा वातावरण हो गया तो सरल लगता है। तो उस तरह से उस वातावरण को बनाने में ये संस्कृत वेदिका की पूरी सीरीज, पूरे ये ग्रंथ जो भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो श्रृंखला है वो बहुत ही उपयोगी है, इसमें कोई संदेह नहीं। और कुछ समय में ये सब परिणाम सामने आएंगे आपके, मीडिया भी इसकी बात करेगा कि किस तरह से उपयोगी है। जी, बहुत अच्छा लगा सर, आप आए हमारे साथ बातचीत की, इन पुस्तकों के विषय में अपना पृष्ठ पोषण प्रदान किया। धन्यवाद। हम आशा करते हैं आप पुनः जब समय होगा तो अन्य पुस्तकों के विषय में अपना प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।